मैं आज एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा अपने फ्रेंड की, जो बेसिकली एफएमसीजी बिजनेस में, मतलब कि क्या कि वो एक डीमार्ट जैसा स्मॉल शॉप चला रहा है। मतलब कि जो डीमार्ट इतना बड़ा धंधा करी है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, वैसे उसने एक 3 शॉप ली और 3 शॉप को मर्ज करके एक गुड्स का एक बिजनेस बनाया हुआ है। मतलब ये एफएमसीजी का गुड्स बेचता है, उसका एक बिजनेस है। साल का टर्नओवर देखा जाए तो 50 से 60 लाख का उसका टर्नओवर है और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। बट उसको अभी ये जो टर्नओवर है उसको बढ़ाना है, मतलब कि वो 50 लाख से उसको 1 CR 2 CR 5 CR तक लेके जाना है। सो उसने क्या किया, सेल्स पर्सन को हायर किया। वो सेल्स पर्सन क्या करेंगे कि ये जो जो गुड्स है उसका मार्केटिंग करेंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट करेंगे कि डिस्काउंट है, ये है, फलाना ठिकना, और उसके बेस पे उसका सेल्स बढ़ेगा। ऐसा अजम्पशन लेके उसने सेल्स पर्सन को हायर किया। एंड हुआ भी वैसे ही कि सेल्स पर्सन को हायर किया तो सेल्स पर्सन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसका जो धंधा था 50-60 लाख से बढ़ाकर उसका 1 CR 2 CR तक पहुंचा दिया। एवरेज अगर देखा जाए तो लास्ट उसने मुझे बताया था कि 1.5 CR तक उसका धंधा चला गया है। और उससे खुश होकर कमीशन एजेंट को, मतलब कि सेल्स पर्सन को क्या किया कि सैलरी के साथ उसको एडिशनल बोनस भी दिया। अब बोनस के साथ उसको एक कमीशन भी दिया कि से फॉर एग्जांपल 5 लाख का उसको कमीशन दिया। एंड उसने अपने रिटर्न्स वो सब फाइल किए। 2 साल 3 साल के बाद क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको नोटिस आया, बिकॉज ऑफ द यू डिडंट डिडक्ट द TDS ऑफ द TDS ऑन कमीशन टू कंसीडर एज असेसिएंट डिफॉल्ट। सो उसको नोटिस आया और नोटिस असेसिएंट डिफॉल्ट का था। ही इज़ वंडरिंग कि मेरा टर्न ओवर उतना ज़्यादा है नहीं, तो मुझे TDS कहाँ से है और TDS मुझे पे करना है, मुझे पता भी नहीं है। तो वो मेरे पास आया, तब मैंने उसको बताया कि ये सारे क्राइटेरिया होते हैं कि अगर तू ये क्राइटेरिया में फुलफिल होता है तो तेरा TDS की लायबिलिटी आ जाएगी और तुझे TDS पे करना पड़ेगा। सो यही चीज़ राहुल के साथ हुई, आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको ये सेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025 TDS ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। हेलो गाइज, माई सेल्फ तुषार राठौर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और ये जो हमारा वीडियो होगा बेसिकली TDS का मास्टर सीरीज है। TDS का मास्टर सीरीज माने क्या कि जो TDS के जो इनकम टैक्स 2025 के सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में जो सीरीज दिख रखी है, जिसमें सारे पॉइंट्स है, जो पहले 194J 194 194A 194M 194H वो हुआ करते, उसको मर्ज करके एक नया सीरीज बनाया, एक नया सेक्शन बनाया हुआ है अंडर 393। वो हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है TDS मास्टर सीरीज। और आज TDS मास्टर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं TDS ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। सो बेसिकली जो पहले इनकम टैक्स 194H जो कमीशन और ब्रोकरेज में था, वो अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अभी 393 सबसेक्शन 1 से जाना जाता है। बेसिकली ये 194H था एज पर ओल्ड एक्ट, न्यू एक्ट 393 है। सो मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे ओल्ड एक्ट में 194H था, अभी न्यू एक्ट में 393 है, लेकिन साथ में उसमें एक और चेंजेस है कि पहले 194H में जो ब्रोकरेज एंड कमीशंस की जो डेफिनेशन थी 194H में इंक्लूड थी, लेकिन अभी 393 में सिर्फ और सिर्फ रेट्स, थ्रेशोल्ड, लिमिट वो सब बताया, लेकिन उसकी डेफिनेशन है वो सेक्शन 402 सबसेक्शन 7 में बताई गई है। यहाँ पे स्कोप में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें लिखी हुई है कि TDS जो होगा अंडर दिस सेक्शन डिडक्टेड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन, एंड सेकेंडली कि ये जो कमीशन एंड ब्रोकरेज है, अगर ये आप पेड करो किसको, रेसिडेंट को, अगर आप रेसिडेंट को पे करो तभी जाके सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, नॉन रेसिडेंट होगा तो सर क्या होगा? अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो बता दूँ कि जो ओल्ड एक्ट में 195 था, अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 393 सब सेक्शन 2 है, जिसमें नॉन रेसिडेंट के केस में TDS काटा जाता है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो TDS है वो आपको तभी काटना है अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आते हो, और दूसरा जिसका आप TDS काटो वो रेसिडेंट है, तभी जाके 393 सब सेक्शन 1, और अगर ओल्ड एक्ट में बात करें तो 194H में डिडक्ट होता था। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन समझे उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पुराने एक्ट और नए एक्ट में क्या क्या चेंजेस हैं। जो पुराना एक्ट देखा जाए तो जो ओल्ड एक्ट था उसमें 194H था, जो अभी न्यू एक्ट में 393 सबसेक्शन 1 से जाना जाता है। ओल्ड एक्ट में जो डेफिनेशन थी 194H में इंक्लूड थी, लेकिन यहाँ पे न्यू एक्ट में 402 सबसेक्शन 7 में ऐड की गई है। एडिशनली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, रेट्स है, वो सेम टू सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट माइनर चेंजेस है, वो मैं आपको बताऊँगा। सेकेंडली कि जो TDS और ट्रिगर कब होगा, TDS ट्रिगर होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, मतलब आपने अपने बुक्स में एंट्री की या आपने पेमेंट किया, विच एवर अर्लियर के बेसिस पे आपको TDS काटना होगा। होपफुली यहाँ तक आप क्लियर हो। Now we are going to understand what is the meaning of the specified person. So specified person section 402 subsection 37 में बताया गया है कि specified person other than the individual HUF,
इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कौन कौन से होते हैं कि कंपनी होती है, फर्म होती है, एलपी होती है, बीओआई होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, वो सारे क्या होंगे, वो सारे स्पेसिफाइड पर्सन होंगे। लॉ मेकर्स ने बहुत क्लियर बोल दिया कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ को कवर मत करना। मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ तो मुझे टीडीएस नहीं काटना है, मैं एचयूएफ हूँ तो मुझे टीडीएस नहीं काटना है, मैं कंपनी हूँ तो टीडीएस काटना है, मैं फर्म हूँ तो टीडीएस काटना है, मैं एलपी हूँ तो टीडीएस काटना है। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, कब होगा कि अगर उसका प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर है वो 1 CR से ज़्यादा है। तो हम चलिए एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि राहुल का क्या था कि पिछले साल टर्नओवर 50 लाख था, तो उसको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी क्योंकि उसका टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर 1 CR से कम था। लेकिन जैसे उसकी 1 CR से ज़्यादा हो गया टर्नओवर, तो उसकी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बन गई। बिकॉज बहुत क्लियर बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल का टर्नओवर देखना है, इस साल में टीडीएस काटना है कि नहीं। अगर मुझे इस साल में टीडीएस किसी का काटना है तो मुझे वो देखना है कि मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 CR से ज़्यादा था, अगर है तो मुझे इस साल टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है कि 90 लाख रुपीज़ है, वो फाइनेंशियल 25-26 का टर्नओवर है। तो इस केस में 26-27 मुझे टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि 25-26 में मेरा टर्नओवर 1.1 CR हो गया, मतलब 1 करोड़ 10 लाख टर्नओवर हो गया। तो उस केस में मुझे 26-27 मतलब जो नेक्स्ट, मतलब जो करंट फाइनेंशियल में, मतलब कि करंट फाइनेंशियल में मुझे उस टीडीएस काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो बिजनेस का जो टर्नओवर है 1.1 CR हो गया है। अच्छा, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हो? जो आपका रिसिप्ट है बिजनेस का या फिर आपका बिजनेस का सेल है, उसको टर्नओवर में काउंट किया जाता है। Hopefully, this is the definition clear related to specified person. We are going to understand the definition of commission and brokerage. What is the meaning of the commission and brokerage as per this section? So, New Income Tax Act में under the section 402 subsection 7 says that the commission or brokerage mean any payment or received or receivable directly or indirectly by a person acting on behalf of another person for. तो अगर ये चीज़ की है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि अगर आप कुछ पेमेंट आपको मिला है या फिर मिलने वाला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किससे? उस पर्सन से जिसके बिहाफ पे मैं उसका काम कर रहा हूँ, जिसके बिहाफ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जिससे मुझे पैसा मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, डायरेक्टली मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा, तो उस चीज़ को कमीशन ब्रोकरेज माना जाएगा। लेकिन वो कौन कौन सी चीज़ है? तो यहाँ पे बताई हुई कि यहाँ पे 3 पार्ट है। 3 पार्ट में अगर आपको 3 में से किसी एक में भी आप फॉल होते हो तो उसका टीडीएस सेक्शन में होगा। तो सबसे पहले बोला हुआ है कि सर्विस रेंडर की है लेकिन प्रोफेशनल सर्विस को बाकायदा किया, मतलब कि प्रोफेशनल सर्विस को निकाल दो। प्रोफेशनल सर्विस के अलावा जो भी आप सर्विस कवर दे रहे हो तो उसको आपको इस सेक्शन में काउंट करनी है। लेकिन अगर समझिए कि मैंने कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की तो वो इसमें कवर होगी क्या? तो उसके लिए हमें उसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। तो उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास, वो हम डिटेल में समझते हैं। सेकेंडली, सर्विस इन कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स, इस केस में आपको इस सेक्शन में डीएस काटना होगा अगर इस डेफिनेशन में फॉल होते हो। थर्ड वन इज द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू असेट और वैल्यूएबल आर्टिकल नॉट अ सिक्योरिटी। क्या है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ये जो 3 पार्ट है उसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम जो सेक्शन उसके मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि ये आपको अगर समझना हो सिंपल एक ही लाइन में, तो ये बता सकता हूँ कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप अगर होगा तभी जाके सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर और थर्ड वन, अगर आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप माने क्या, वो भी हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कवर करते हैं। सबसे पहले जो क्लॉज ए सर्विस रेंडर्ड और नॉन प्रोफेशनल की बात हो रही है। नॉन प्रोफेशनल माने क्या कि समझिए, सबसे पहले प्रोफेशनल समझते हैं कि प्रोफेशनल क्या होते हैं, कि जो डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो सारे प्रोफेशनल होते हैं। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर हमें टीडीएस तो काटना है, लेकिन वो इस सेक्शन में नहीं काटना है। वो उसका सेक्शन है 194J ओल्ड एक्ट के हिसाब से। न्यू एक्ट में भी 393 सब सेक्शन 1 ही है, लेकिन उसमें भी पार्ट है प्रोफेशनल टेक्निकल करके, तो वो उस सेक्शन में आएगा। और उसका रेट भी अलग है कि उसका जो रेट बताया जाए कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे, अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दूँ तो उसका रेट 10% टीडीएस होता है यहाँ। उसके बाद 2% है, टेक्निकल में 2% आएगा, प्रोफेशनल में 10% आएगा, रॉयल्टी में 10% आएगा। वैसे क्राइटेरिया है। सो उसकी बात करें कि जो सीए है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, वो सब का टीडीएस इस सेक्शन में नहीं कटेगा। एक पर्सन को हायर किया, पर्सन क्या करता है कि पर्सन एज अ सेल्स पर्सन है। वो सेल्स पर्सन को मैं क्या करूँ कि उस पर्सन को मैं एवरी मंथ 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी देता हूँ।
वो काम क्या करेगा, तो वही काम करेगा मार्केटिंग का, मेरे प्रोडक्ट मतलब मेरी सेल्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, और कुछ नहीं। उसका काम यही है कि वो मार्केटिंग करेगा, इधर इंस्टा पे करे या फिर फिजिकल करे या कुछ भी करके वो मेरा सेल्स बढ़ाए, उसका यही पर्पज़ है। तो मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ। तो अगर वो सैलरी के हेड में आ रहा है, मतलब कि अगर आप उसको सैलरी पेड कर रहे हो लेकिन कमीशन नहीं कर रहे हो, तो सैलरी के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए सेक्शन 392 एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द किन लोगों का टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने मार्केटिंग या सेल्स एजेंट को रखा हुआ है, अगर सेल्स एजेंसीज होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे मार्केट में और सेल्स एजेंसी होती है कि वो बहुत सारी कंपनीज होती है वो सेल्स एजेंसी का वर्क करती है, अगर आपने उसको हायर किया तो उसका टीडीएस इसमें काटना पड़ेगा। या फिर कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जिसको आप कमीशन या ब्रोकरेज ही देते हो, तो उस केस में इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। सेकंड वन इज कलेक्शन एजेंट एंड रिकवरी एजेंट एज इन कमीशन एजेंट्स एंड ट्रैवल एजेंट्स वो रिसीव द कमीशन फ्रॉम द एयरलाइन। शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट क्या है कि अगर कोई पर्सन है उसको आप कमीशन दे रहे हो कुछ भी, वो क्या कर रहा है कि वो एक्ट एज अ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ एक्ट कर रहा है और नॉन प्रोफेशनल है, तो उसका टीडीएस इस सेक्शन में आएगा। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्लॉज टू क्या बोलता है कि बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स। बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स माने क्या कि ए लिमिटेड करके कंपनी है। ए लिमिटेड कंपनी क्या करी बेसिकली कि अगर कोई पर्सन है इसको कुछ भी इंपोर्ट्स करना है, तो वो कंपनी हेल्प करेगी कि आपके लिए परफेक्ट सेलर ढूंढ के दे जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो। तो से फॉर एग्जांपल उसने दुबई से मुझे प्रोडक्ट है ए नाम का प्रोडक्ट ढूंढ के दिया और मैंने इंपोर्ट किया। जब मैंने इंपोर्ट किया तो ए लिमिट ने बोला कि आपको इसका मुझे 10% एज अ कमीशन देना पड़ेगा। तो इस चीज़ में मतलब इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, तो उस केस में गुड्स इंपोर्ट करने के लिए मुझे कमीशन दे रहा हो तो उसका टीडीएस अंडर दिस सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सेल्स के बारे में बताया कि सेल्स अगर मैंने एजेंसी रखी या फिर कोई थर्ड पार्टी को मैंने कुछ कमीशन दिया कि भाई तू मेरा गुड्स बेच दे, तो उस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एजेंसी है एजेंसी बी करके, ठीक है। कंपनी ए लिमिटेड ने क्या बोला कि तू मेरे बिहाफ पे गुड्स बेच, मैं तुझे पर मंथ फिक्स 1 लाख रुपीज़ दूंगा। अगर तू अच्छा सेल करेगा तो ओवर एंड अबाउ मैं तुझे 5% कमीशन भी दूंगा। तो उस केस में सेक्शन कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे? अगर पुराने एक्ट की बात करूँ तो सबसे पहले जो फिक्स है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में 1 लाख पे 1/4C एज पर द ओल्ड एक्ट एप्लीकेबल होगा। और कमीशन दे रहे तो उसका टीडीएस अंडर सेक्शन 194H में कवर होगा एज पर द ओल्ड एक्ट। लेकिन 393 सब सेक्शन 1 में न्यू एक्ट में एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसमें दो पार्ट होंगे। ब्रोकरेज एंड कमीशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो प्लीज क्लियर, लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हो और कमीशन भी दे रहे हो तो वो उस चीज़ में आपको 2 टीडीएस काटने होंगे। यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने ऐड किए हुए कि सिनेरियो फर्स्ट देखिए। सिनेरियो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एजेंट सेल्स द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्योंकि प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट है। सेकेंडली यहाँ पे बोला हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर बाय द गुड्स एंड रीसेल इन ओन अकाउंट। माने क्या कि मैंने बोला कंपनी को भाई तू मुझे काम कर 10 लाख रुपए का माल दे दे। उसने 10 लाख रुपए का माल दिया कंपनी ने, मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए, बात खत्म। अभी मैं 10 लाख का माल मैं 12 लाख में बेच रहा हूँ, 4 लाख में बेच रहा हूँ, 50 लाख में बेच रहा हूँ, तो जो भी रिस्क होगा या रिवॉर्ड होगा वॉट एवर, अगर जल जाए या अगर मैं अपने गोडाउन पे रखा हो वो जल गया तो उसका भी रिस्क वॉट एवर जो भी मेरा रहेगा, कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है। उस केस में क्या होगा कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंपनी के साथ प्योर एक परचेज सेल्स का ट्रांजेक्शन किया, ना कि कमीशन एजेंट का। थर्ड वन इज सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर गेट डिस्काउंट फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनी। थर्ड वन इज व्हाट कि सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन गेट द डिस्काउंट फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनी। इनिशियली जब पहले हुआ करते थे कि मतलब कि वाउचर कूपन कोड आती थी कि 20 रुपये का रिचार्ज करना है, 50 रुपये का रिचार्ज करना है, तो कूपन कोड्स आती थी। तो जो सिम का डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर कूपन कोड होते हैं, मतलब कि सिम कार्ड आप बेच रहे हो या फिर कूपन बेच रहे हो, तो उस केस में कंपनी हैवी डिस्काउंट देती थी डिस्ट्रीब्यूटर को। मतलब सिम कार्ड होता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर को 30 रुपये पे करना है, तो जो बाकी के 20 रुपये वो क्या हुआ, उसको कमीशन हुआ। तो इस कमीशन का टीडीएस इस सेक्शन में एप्लीकेबल हो जाएगा एज पर द वोडाफोन एसर केसेस। एंड द एडवर्टीजमेंट एजेंसी प्रोवाइड अ हैवी डिस्काउंट टू द मीडिया हाउस, तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट गुड्स या फिर वहाँ पे इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ना कि एज अ प्रिंसिपल एजेंट सर्विस प्रोवाइड हो रही है।
क्लॉज सी असेट एंड वैल्यू ऑफ आर्टिकल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज़ कवर होगी अंडर दिस सेक्शन, कौन सी नहीं होगी। तो जो नहीं कवर होगी उसके बारे में पहले बात करते हैं कि सबसे पहले बता कि सिक्योरिटीज़ है वो इसमें कवर नहीं होगी। म्यूचुअल फंड कमीशन है वो भी इस सेक्शन में डिफरेंट सेक्शन है, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बहुत ही क्लियर है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन करो सिक्योरिटी से रिलेटेड तो उस पर TDS नहीं काटना है। मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग का, मैं खुद क्या करता हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब कि मेरा फुल टाइम इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, वो सब बाय सेल करने का बिजनेस है, जस्ट लाइक एज अ ट्रेडिंग हाउस। तो मेरा क्या है कि मैं बी लिमिटेड करके कंपनी हूँ, मेरा टर्नओवर 50 करोड़ का है। एंजल वन है, एंजल वन करके जो ब्रोकर है उससे मैंने क्या किया हो कि उसको बोल उसके वहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाया और वहाँ से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा दिन का अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं। एवन अगर उसका ब्रोकरेज भी देखा जाए तो एवरेज 1 लाख का डेली आता है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं ये जो ट्रेड किसके लिए हो रहा है कि सिक्योरिटीज बाय या सेल करने के लिए हो रहे हैं, तो वहाँ पे बताया हुआ कि इस केस में TDS नहीं काटना है। TDS क्यों नहीं काटा है? तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि मैं इक्विटी शेयर बाय कर रहा हूँ, वो क्या सिक्योरिटीज़ में आती है। अगर मैं बॉन्ड्स बाय कर रहा हूँ वो किस में आता है, सिक्योरिटीज़ में आती है। वो कोई भी आइटम जो सिक्योरिटीज़ में डेफिनेशन में कवर है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। अच्छा, डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स अल्टीमेटली द फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटीज, सो इन दैट केस ऑल्सो TDS इज नॉट अवेलेबल। होपफुली अगर सिक्योरिटीज़ की कोई बात आ रही है तो उस पर ये 195 एप्लीकेबल नहीं होगा। एडिशनली नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द किस केस में TDS एप्लीकेबल होगा। अगर जैसे मैं बता दूँ जिसके ब्रोकर होते हैं उसका TDS इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। गोल्ड डायमंड ज्वेलरी एजेंट्स होते हैं इसमें एप्लीकेबल होगा। आर्ट एंटिक एंड कलेक्टेबल ब्रोकर्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी फैसिलिटेटर होते हैं या फिर इंडस्ट्री असेट ब्रोकर होते हैं, वो सब के केस में TDS काटना है। कि जब तक आप प्रिंसिपल और एजेंट की जो डेफिनेशन नहीं समझोगे तब तक के लिए आपके लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि इस पर ये सेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। सो चलिए हम वो कवर करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कब करता है कि TDS कब काटना होगा कि अगर जो आपका एजेंट है, मतलब आपने जिस पर्सन को हायर किया हुआ है, वो एक्ट एज अ प्रिंसिपल्स रिस्क अकाउंट, मतलब कि क्या उसका कुछ भी खुद का रिस्क नहीं है, जो भी रिस्क होगा वो प्रिंसिपल मतलब आपका होगा। सेकेंडली उसको प्योर कमीशन या ब्रोकरेज ही मिल रहा है, या अगर उसको अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट जो धंधा कर रहा है उसका 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, तो माने क्या हुआ कि वो आपका रिस्क है, आपका रिवॉर्ड है। एजेंट तो सिर्फ उसको एक कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ द कमीशन और ब्रोकरेज। तो उस केस में आपको माने प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, 2% TDS काटना होगा। अगर गुड्स है उसकी ओनरशिप उसकी है, मतलब कि अगर जिस पर्सन को मैं गुड्स बेचने को दे रहा हूँ उसकी ओनरशिप उसकी है। तो दूसरा कि जो रिस्क होगा और रिवॉर्ड्स होगा उसका भी ओनरशिप उसी का है, मतलब मैं उसको गुड्स बेचा 5 लाख में, अब वो 2 लाख में बेचे 50 लाख में बेचे, तो वो जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, वॉट एवर द रिस्क है वो सब उसी का है। तो उस केस में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बार क्या होता है कि कोई बल्क में गुड्स परचेस करता है तो उस पर क्या करते हैं लोग कि ट्रेड डिस्काउंट्स देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट में भी देखना पड़ेगा कि अगर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो सारा सामने वाले पर्सन पे ट्रांसफ़र हुआ कि अगर हो गया है तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, कमीशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट है वो अल्टीमेटली ओनरशिप एंड रिस्क आर ऑल्सो ये बियर बाय द कंपनी नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर, तो इन केस में TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट एजेंसी है जो मीडिया क्या करती है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी से जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसमें जो भी रिस्क होगा, कोड में कुछ भी गलत लिखा होगा, कुछ भी होगा, तो उसका जो भी रिस्क है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का रहेगा। तो उस केस में TDS एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले रिस्क और रिवॉर्ड है वो अल्टीमेटली एजेंसी का होगा। थर्ड वन प्रॉपर्टी डीलर है, वो क्या करेगा कि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसके बेस पे अगर आपको पसंद आई तो वो आप बाय करो तो उसको कुछ कंसिडरेशन दोगे इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। इशू आ रहा है तो प्रॉपर्टी डीलर उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो उस केस में ये TDS एप्लीकेबल होगा। मतलब रिस्क और रिवॉर्ड है वो अल्टीमेटली वो प्रिंसिपल का है, प्रॉपर्टी डीलर का कुछ भी नहीं है इसमें। कि एडिशनल एक मैं आपको बोनस पॉइंट बता दूं कि अगर आपको सब ये सभी नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करो, बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले देखो कि कंपनी हायर करिए पर्सन बी को। नाउ कंपनी क्या बोले कि तू गुड्स बेच, बी क्या कर रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है और अग्री है कि मुझे गुड्स लेना है।
अभी बी क्या करेगा कि उसको एक गुड्स देगा, साथ में इनवॉइस भी देगा। तो इनवॉइस पे देखना है कि अगर जो इनवॉइस है वो बी है, वो इश्यू तो बी कर रहा है, लेकिन किसके नाम पे कर रहा है, बी अपने खुद के नाम पे कर रहा है या फिर कंपनी के नाम पे इशू कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के नाम पे इशू कर रहा है मतलब कि क्या, कि जो रिस्क है, रिवॉर्ड है, वो कंपनी का है, मतलब ये जो बेचा उसका जो पैसा है वो जाएगा कंपनी को। बी क्या कर रहा है, एज अ इंटरमीडिएटरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो उस केस में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट है, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सेकंड वन, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बी को गुड्स दे रही है, बी क्या कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। कस्टमर क्या कर, अब कस्टमर को जब गुड्स बेच रहा है तो बी क्या करेगा, इनवॉइस रेज करेगा कस्टमर को अपने नाम से। तो जो कस्टमर है पैसा देगा बी को। बी का क्या रोल हो गया इस केस में कि बी इज़ अ ओनर। अगर कुछ कस्टमर अगर कुछ टाइम के बाद अगर गुड्स में कुछ भी इश्यू होता है तो उसका जो रिस्क होगा या फिर इसको रिपेयरिंग करवाना कुछ भी व्हाटएवर जो भी है, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ किसका होगा, बी का होगा। कंपनी तो बी को गुड्स दे दिया, बात खत्म हो गई। अभी क्या करी कंपनी, किसको इश्यू इनवॉइस करिए, कंपनी बी को इश्यू करी इनवॉइस। तो इस केस में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल इज दैट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टीडीएस रेट, थ्रेशोल्ड लिमिट एंड टाइम। सो यहाँ पे टीडीएस का जो रेट है 2% होगा और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 है। मतलब कि क्या, अगर किसी को आप कमीशन दे रहे हो 20,000 या उससे कम है पूरे साल का, उस केस में आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी। 20,000 से ज़्यादा उसको कुछ पेमेंट किया तो उस केस में आपको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा ऑन फुल अमाउंट, मतलब कि 20,000 के साथ। अगर एग्जाम्पल से ईयर फर्स्ट अगर देखा जाए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने उसको 18,000 रुपये दिए, टीडीएस नहीं आएगा। सेकेंड टाइम उसको पेमेंट किया, उसमें आपने उसको 7,000 रुपीज़ दी, तो अगर टोटल देखा जाए तो 25,000 हो गया। 25,000 इज़ ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। तो उस केस में टीडीएस किस अमाउंट पे काटोगे, सिर्फ जो 20,000 के ऊपर के 5,000 उस पर काटोगे या फिर 25,000 पे टीडीएस आएगा। तो बेसिक राइट आंसर इज 25,000 पे आएगा। और टीडीएस कब काटना है, आपने पेमेंट किया या फिर क्रेडिट किया, विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे आपको टीडीएस काटना है। अच्छा, इस केस में एडिशनली ये भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास लोअर रेट का टीडीएस सर्टिफिकेट है कि या फिर नील रेट का सर्टिफिकेट है तो उस केस में टीडीएस नहीं काटना है, एज पर द 393 रीड विद 196 के सेक्शन के हिसाब से। मतलब कि क्या होता है कि कई सारे वेंडर्स होते हैं कि वो क्या करते हैं कि लोअर रेट टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर इनकम टैक्स उनको लोअर रेट का सर्टिफिकेट देती है तो वो सर्टिफिकेट में नाम पे लिखा होता है किस कंपनी को कितने रेट पे टीडीएस काटना है। तो वहाँ पे अगर ऐसा लिखा है कि इधर लोअर रेट या फिर नील रेट पे टीडीएस काटना है तो वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको एक्ट करना है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि 2% की जगह उसको बोला हो कि 1% टीडीएस काटेगा आपका, तो उस केस में उस वेंडर का आपको 1% काटना है, सब्जेक्ट टू आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लोअर रेट टीडीएस सर्टिफिकेट। सो कुछ जजमेंट है, चलिए डिस्कस करें। सबसे पहला जजमेंट है कि कमीशन पेड बाय द बीएसएनएल और एमटीएनएल टू पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजीज एग्जाम फ्रॉम टीडीएस अंडर सेक्शन 390 सबसेक्शन 1, मतलब इसमें टीडीएस नहीं आएगा। सेकंड बोला हुआ है कि टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन क्या होता है, हाँ, इनकम टैक्स में आप जब एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करते हो, टीडीएस का पेमेंट करते हो, तो ये जो सारे पेमेंट होते हैं, मतलब कि नोटिस के हो गए, जो भी पेमेंट्स होते हैं सारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हो, तो वो आप क्या करते हो, उसमें बहुत सारी बैंक्स होती है उनके थ्रू करते हो। तो उसमें ट्रांजेक्शन क्या होगा कि आप बैंक मतलब आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आईसीआईसीआई बैंक लेते एग्जांपल से कि उस पर आपने 1 CR का पेमेंट किया एडवांस टैक्स, तो अभी आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, आरबीआई के थ्रू ये पेमेंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो बैंक से वो पैसे मैनेज करिए ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कमीशन देगी आरबीआई के थ्रू टू दिस बैंक्स। तो उस केस में बताया गया है कि अगर और कमीशन टू बैंक्स, तो उस केस में इस सेक्शन में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड वन एंड द फोर्थ वन, अगर कुछ भी कमीशन है डिस्काउंट पेड बाय द टीवी चैनल न्यूज़पेपर टू द एजेंसी एज इक्वल टू ट्रेड डिस्काउंट, तो उस केस में कमीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। कमीशन ब्रोकरेज व टीडीएस सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एडिशनली कुछ एडिशनल केस लॉज है, मैंने यहाँ पे लिखे, आप पढ़ सकते हो, मैं अटैच होने दे रहा हूँ, पूरा बहुत ही इजी है, जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं देता है। सो यहाँ पे कॉमन डिस्प्यूट अभी भी ग्रे एरिया है, जहाँ पे हमें डिसीजन लेने होते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, मतलब कि क्या कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। तो मैं इसे बताया
तो उसका आप डिसीजन कैसे लोगे? तो आपको ये डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, प्रिंसिपल और एजेंट एग्जिस्ट करते हैं क्या, इनवॉइस कौन इश्यू कर रहा है, तो उसके बेस पे आपको ये डिसीजन लेना होगा कि इस पे सेक्शन एप्लीकेबल होगा कि नहीं, क्योंकि अभी भी ये ग्रे एरिया, इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन है नहीं। सेकंड, कंस्ट्रक्टिव पेमेंट एंड एजेंट रिटर्न कमीशन। कीप कमीशन इफ कंसाइन रिटेन द कमीशन और बिफोर रिमिटिंग टू कंसाइन। माने क्या, मैंने एक एजेंट रखा है, एजेंट मेरे बिहाफ पे सेल कर रहा है, अभी सेल का कंसिडरेशन है वो सबसे पहले एजेंट को मिलता है, और एजेंट क्या करता है, उसका कुछ पार्ट है जिसका कमीशन है वो खुद रखता है, बाकी की अमाउंट मुझे देता है। तो उस केस में क्या होगा कि कमीशन तो मैं TDS कब काटूंगा, जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट में किसको, मैं पेमेंट तो कैसे, पेमेंट पे TDS काटूंगा, मतलब मुझे 100 रुपये उसको देने हैं तो 2 रुपये TDS काट के 98 रुपीज़ मैं उसको दूंगा। लेकिन अभी क्या होगा कि वो कमीशन एजेंट है, वो उसका 100 रुपये खुद ले रहा है और मुझे बाकी का पैसे दे रहा है, तो उस केस में TDS कैसे काटे, वो भी एक ग्रे एरिया है। थर्ड वन, TDS आपको किस अमाउंट पे काटना है, नेट अमाउंट या ग्रॉस अमाउंट, तो TDS इज ऑलवेज ऑन ग्रॉस अमाउंट नॉट ऑन नेट। मनी पेयर wrongly डिडक्ट TDS ऑन नेट अमाउंट आफ्टर द एजेंट एडजस्ट द एक्सपेंसेस, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। थ्रेशोल्ड ट्रैप है। थ्रेशोल्ड ट्रैप क्या है कि आपने 18,000 सबसे पहले पे किया तो उस पर TDS तो एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपने 3,000 पेमेंट किया तो आपको 1,000 पे काटना है या फिर पूरे के पूरे 21,000 पे TDS काटना है, तो वो भी एक एम्बिग्यूटी है, वो भी अभी एक ग्रे एरिया है। सो ये सारे डिसीजन हमें प्रैक्टिकली बेसिस पे लेने होते हैं। तो अगर मैं एडवाइस करूँ तो गुड कंप्लायंस ये है कि आपको पूरे के पूरे अमाउंट पे TDS काट देना चाहिए। अगर बाद में डिस्प्यूट आया इनकम टैक्स का तो क्या होगा कि ये जो आपने 20,000 पे TDS नहीं काटा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, पूरे का पूरा 1,000 TDS काट दो। हम क्विक रिवीजन करते हैं कि इस सेक्शन में हमने क्या क्या देखा। तो पहले जो इनकम टैक्स ओल्ड में 194H था, अभी 393 सबसेक्शन 1 है। डेफिनेशन है वो पहले एक्ट 194H में इंक्लूड हुआ करती थी, अभी वो 402 सबसेक्शन 7 में कवर हो रही है। स्पेसिफाइड पर्सन में बताया गया है कि अदर देन इंडिविजुअल HUF, लेकिन इंडिविजुअल HUF को भी इंक्लूड किया जाएगा अगर उसका टर्नओवर है बिजनेस का 1 CR से ज़्यादा है, प्रोफेशन में 50 लाख से ज़्यादा है। थर्ड वन इज अ पर्सन का TDS तभी कटेगा इस सेक्शन अगर वो रेसिडेंट पर्सन है, मतलब कि रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, LLP हो, वट एवर हो, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल, अगर वो रेसिडेंट है तो उस केस में TDS होगा। TDS का रेट 2% ऑन ग्रॉस कमीशन बेसिस पे होगा। लिमिट 20,000 की दी है अग्रीगेट पूरे फाइनेंशियल पे। एंड पेमेंट कब करना है, आइदर टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, और कुछ एग्जेम्पशन है जहाँ पे TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, से फॉर BSNL, MTNL। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए जो आपको पढ़ने और उसका आंसर्स देने, होपफुली मतलब कि इससे आपको एक क्लियरिटी आएगी कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना क्लियर है। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, आंसर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ, एक आप खुद सोचिए और उसके बाद आगे बढ़िए। कंक्लूड दिस सेक्शन एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करते हैं इसको। एंड ये जो PPT मैं अटैच होने दे रहा हूँ ताकि आप ये रेफर कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।